आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फिनांस TY BCom सेमेस्टर 5 का। और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है अपलोड किए हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो सिंपली आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आप जाके सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेक्चर वाइज, ठीक है। और आगे चल के बहुत सारे वीडियोस में अपडेट करूँगा। अगर कोई टॉपिक पे वीडियो आपको बहुत जल्दी चाहिए तो कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे जो है जल्दी वीडियो अपडेट कर दूँ, ताकि आपके जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत अच्छे से जाएँ, ठीक है। और इसमें हम जो है मेनली दो सोर्सेस हैं एग्रीकल्चर फिनांस के, नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशनल है। और यहाँ पे जो है मैंने शॉर्ट में लिखा है, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा नोट्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, ईजिली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये जो है माइंड मैप ड्रॉ कर लीजिए, सो दैट जब मैं एक्सप्लेन करूँ नॉन इंस्टीट्यूशनल का तो आप नोटबुक में जो है जो भी आप समझेंगे उसको लिख लीजिए, सो दैट आपको बहुत जल्दी समझेगा, ठीक है। सो आप नोटबुक लेके बैठिए और जो भी मैं समझा रहा हूँ वो एक एक पॉइंट करके क्या करिए, लिखते जाइए, ठीक है, जो जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब हम जो है एग्रीकल्चर, देखो सोर्सेस एग्रीकल्चर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, वो वीडियोस देख लीजिए पहले की वीडियोस। अभी हम डायरेक्टली जो है पहला सोर्सेस देखेंगे, दैट इज़ नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब ये नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, सिंपल याद रखना कीवर्ड, नॉन इंस्टीट्यूशनल वो सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फिनांस होता है जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई एक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि अनऑर्गेनाइज्ड होता है बेसिकली। तो अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि जैसे कोई उधार दे रहा है, फ्रेंड्स एक फ्रेंड से उधार ले रहा है, या कोई फ्रेंड्स उधार ले रहा है, ठीक है, या कोई दे रहा है उधार, या फिर रिलेटिव्स आ जाते हैं, या कोई ऐसे गांव के जो मुखिया होते हैं वो पैसे का लेन देन करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। तो एग्रीकल्चर्स बेसिकली फिनांस का जो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स और रूरल विलेजेस एरियाज में, तो वो जो होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल कहलाता है, ठीक है। बहुत सारे हुंडी वाले टाइप के होते हैं कि जो बैंक की तरह एक्ट करते हैं, वो पैसा लेते हैं और फिर पैसा देते भी है क्रेडिट पे 10% 20% डिपेंड्स, तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई फिक्स नहीं होता है, जो देने वाला होता है पैसा वो डिसाइड करता है उसको 5% लेना है, 10% लेना है, 20% लेना है, राइट। और ये जो होता है प्रॉपर कहीं पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता है। सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया रहेगा कि व्हाट इज़ नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब अपन लिखना कैसे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फिनांस इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, जो उधार देने वाले हैं, ट्रेडर्स, ठीक है, कुछ बिजनेस होते हैं, इंटरप्राइजेस होते हैं, और कमीशन एजेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। बेसिकली जो मैंने बताया कि फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई गांव के मुखिया जो होते हैं, या शाहूकार जिसको हम बोलते हैं, और जो है कोई भी ऐसा जो धनी आदमी होता है पैसा देता है, या पहले जो है बहुत सारे लोग इसी का ही पैसे का, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो उधार दे रहा है, या तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमीशंस 10% 5% से कमाना चाहते हैं, तो एजेंट्स लोग भी होते हैं, बेसिकली दलाल बोल सकते हैं अपन। 1951 में जो था 92%, ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल का एग्रीकल्चर फिनांस था, एग्रीकल्चर बेसिकली, तो ये 92% था। रूरल एग्रीकल्चर्स क्रेडिट वॉज प्रोवाइडेड बाय द नॉन इंस्टीट्यूशनल, मतलब 92.7%। आप अज्यूम कीजिए कि जो रूरल एरियाज़ का मेजोरिटी पॉपुलेशन है, वो पैसे का जो लेन देन होता है बेसिकली उसमें कोई मनी लेंडर आ गया, लैंडलॉर्ड आ सकता है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कम एजेंट्स लोग, इसके थ्रू क्या करते थे लोग, पैसा लेते थे। और फिर उनको खेती, जैसे मान लीजिए कोई किसान ले रहा है, फार्मर पैसा, और फिर जो है खेती ख़त्म हुआ, फिर फसल को बेच के उसको पैसा चुका दिया, राइट। तो 92% अपने इंडिया में है, ये समझो। पहले था 1951 में 69.7% जो नॉन इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर का जो फिनांस है, 69%, अज्यूम करो 70% जो प्रोवाइड करता है वो मनी लेंडर्स करते हैं। वैसे तो इसमें रिलेटिव्स भी आते हैं, लैंडलॉर्ड भी आते हैं, कमीशन एजेंट भी आते हैं, लेकिन ये जो मनी लेंडर है वो ऑलमोस्ट मेजोरिटी 70% क्या करता है, जो है प्रोवाइड करता है। बेसिकली साहूकार लोग होते हैं, बड़े पैसे ढेर सारे होते हैं उनके पास, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ पैसे उधार दे के उससे इंटरेस्ट पे कमाते हैं, 10%, 5%, 20%, राइट। एट प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल इज़ रिड्यूस्ड। अगर अभी के टाइम पे देखा जाए तो फाइनेंशियल
जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल लेके आए हैं, ठीक है, बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट किए हैं, ठीक है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलाएं, तो उसकी वजह से जो नॉन इंस्टीट्यूशनल का फिनांस है वो कुछ हद तक रिड्यूस हुआ, अबाउट 20%। 40% ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। बेसिकली एग्रीकल्चर फार्मर लोग जो डिपेंड होते हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल पे ही होते हैं। आप भी अगर आपके गांव में रहेंगे तो देखो पैसे का जो 5000 2000 3000 तो हम लोग जो है बैंक में नहीं जाके लेते हैं पैसा, वो किसी से मांग लिए गांव में, राइट। तो वो चीज़ अभी भी है लेकिन कुछ हद तक कम हो चुकी है। नॉन इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है हैव डिक्रीज्ड, अभी आज के वक्त में डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैंक्स को जो है ऑलमोस्ट 14 to 16 बैंक को नेशनलाइज कर दिया, प्राइवेट बैंक्स को, ठीक है। सो बैंक्स एंड द इस्टेब्लिश नाबार्ड बैंक का इस्टेब्लिश हुआ, दैट इज नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका एम है कि एग्रीकल्चर्स और रूरल एरियाज़ को कैसे हम डेवलप करें। नाबार्ड बैंक जो है डेवलपमेंट फंक्शंस रोल प्ले करता है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। एग्रीकल्चर्स, ये इसका नाम ही है, देखो, एग्रीकल्चर्स एंड रूरल डेवलपमेंट बेसिकली, राइट। सो ये इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, तो यही था। अब देखिए इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ठीक है, तो आप खुद से मेरिट डीमेरिट निकाल सकते हो। जैसे इसके अगर मैं मेरिट की बात करूं तो फिर मेरिट में आप इजी टू एक्सेस, कोई फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, डायरेक्टली आपको लोन मिल जाता है। और इसके डीमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है बहुत सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है, राइट। अगर रीपेमेंट नहीं करोगे तो वो पूरा जो है इनडेफिनेट्स हो जाएगा कि भाई ज़मीन जो है उसको देनी पड़ेगी, जिस अगर ज़मीन को गिरवी रख के लिया है, तो मेरिट डीमेरिट्स है। तो लेकिन एग्जाम्स में अगर पूछा सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल तो आपको एकदम बेसिक जितना बताया उतना लिखने का, ठीक है। अगर मेरिट डीमेरिट स्पेसिफिक पूछा तो आपको एक्सप्लेन करना है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फिनांस, यहाँ पे क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है जिसमें सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस जो है फॉलो किया जाता है, तो ये ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, सेफ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है, फिर उसके बाद अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो फिर आपकी ज़मीन जो गिरवी रखा है आपने वो जो है वो ले लेता है मनी लेंडर, तो यहाँ पे जो है तो सेफ नहीं होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करता है। लेकिन यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है, बेसिकली एक सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स और रूरल एरियाज लोगों को सपोर्ट के लिए जो है ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो है प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें देखो इंस्टीट्यूशनल सोर्स में एग्रीकल्चर फिनांस में कौन से इंक्लूड होते हैं, जितनी भी बैंक है सारे बैंक्स आ जाते हैं, प्लस आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक, वो भी क्या करता है, डेवलपमेंट फंक्शन रोल प्ले करता है, जिसमें बहुत सारे क्रेडिट्स लाइक अमाउंट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग क्या कर सके, रूरल एरियाज़ को भी डेवलपमेंट कर सके, फार्मर को भी हम लोग जो है प्रोटेक्ट कर सके, और जो भी ये नॉन इंस्टीट्यूशनल है उसको ख़त्म कर सके। तो इसके लिए जो इसमें आरबीआई, नाबार्ड बैंक, सारे बैंक मिल के क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। रिसेंटली शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ इंक्रीज, यहाँ पे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल था ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, डिक्रीज हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फिनांस है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड इस्टेब्लिश ऑफ नाबार्ड बैंक, नाबार्ड बैंक का एक ही मेन जो फंक्शन है वो एग्रीकल्चर्स और रूरल डेवलपमेंट का है, तो उसके लिए जो है बहुत सारे क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, जिसमें हम डेवलपमेंट कर सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ जाते हैं, कॉमर्शियल बैंक भी आ जाता है, ये बैंक्स भी क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो है मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सब बैंक्स मिलके जो है क्रेडिट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। लेट अस डिस्कस विद द मेजर्स इन लाइक ब्रीफ, अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे एक चार्ट मैंने ड्रॉ किया है, देखिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली लिक्विडेशन नाबार्ड बैंक आ जाता है। नाबार्ड बैंक क्या करता है, उसके अंडर भी अलग नाबार्ड बैंक मिल के कॉमर्शियल बैंक के साथ, कोऑपरेटिव और रूरल रीजनल बैंक के साथ मिल के क्या करता है, क्रेडिट जो है सपोर्ट, बेसिकली सारे बैंक को मिल के सपोर्ट करते हैं, सो दैट हम लोग एग्रीकल्चर्स को पूरी तरीके से कवर कर सके, राइट। तो इस तरीके से जो है आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशनल है। अब देखिए कॉमर्शियल बैंक की बात करें या रूरल कोऑपरेटिव की बात करें तो इसमें सब में क्या होता है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म,
जो है लोन कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी प्रोवाइड करता है। कोऑपरेटिव बैंक भी सेम फंक्शन प्ले करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस चार्ट को हम लोग क्या करते हैं, ये चार्ट भी आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद जो है अभी इसमें क्या है, डिपोजिटर्स भी है और बोरोवर्स भी है, तो उनको इनकरेजमेंट करना कि स्मॉल सेविंग करें, फिर जो है उन्हीं की सेविंग्स को मोबिलाइज करके जो है वापस से जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है उनको लोन देना। अब कैसे लोन फार्मर रूरल एरियाज़ में कैसे लेते हैं, मतलब किस चीज़ के लिए जो है लोन वो लोग लेते हैं और कैसे वो मोबिलाइज करते हैं सेविंग्स का, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला जो है कॉमर्शियल बैंक, तो इसके लिए मैंने बोला है चार्ट ड्रॉ कर लो। अभी हम लोग जो है कॉमर्शियल बैंक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉमर्शियल बैंक बेसिकली 75% ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक, तो ये बहुत मतलब एक मेन जो है फंक्शन प्ले करता है कॉमर्शियल बैंक। अब ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है बेसिकली क्या करने के लिए, फर्टिलाइजर्स परचेस करने के लिए, सीड्स परचेस करने के लिए, पेस्टिसाइड परचेस करने के लिए। ठीक है, फार्मर्स लोगों को अगर चाहिए पेस्टिसाइड लाइक खाद खरीदना है या कोई बीज खरीदना है या फिर कोई दवाएं खरीदना है, उसके लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद मीडियम मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में क्या करता है, परचेस ऑफ कैटल, इक्विपमेंट्स और जो है इम्प्रूवमेंट्स ऑफ लैंड। तो इन सब के लिए अगर रिक्वायर्ड होता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, तो उस टाइम पे क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कैटल बहुत ही मेन सोर्स बोल सकते हैं विलेज में, और इक्विपमेंट्स में जैसे बहुत सारे ट्रैक्टर अपन इसमें ले सकते हैं, फिर उसमें जो है और भी बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स आते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हम यूज़ करते हैं, तो उन सब परचेस करने के लिए जो है ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, डायरेक्ट फिनांस कैसे करता है, बेसिकली जैसे यहाँ पे बताया मैंने, ट्रैक्टर का बताया मैंने, पंप सेट और फिर वेल का, इसके लिए भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली वो डायरेक्ट फिनांस आ जाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट फिनांस में क्या करता है, बेसिकली जो कॉमर्शियल बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक दूसरे छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशनल है उन इंस्टीट्यूशनल से टाइप करके कॉमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है उन छोटे इंस्टीट्यूशनल को, और वो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशनल क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोवाइड, मतलब वो लोग प्रोवाइड करते हैं लोन एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। तो इसमें जो कॉमर्शियल बैंक आ गया वो इनडायरेक्ट आ गया, क्योंकि कॉमर्शियल यहाँ पे देखो डायरेक्ट में क्या कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक डायरेक्टली जो है ट्रैक्टर के लिए, बाकी दूसरे इक्विपमेंट्स के लिए पैसा फाइनेंस कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर्स को जा रहा है। लेकिन अगर कॉमर्शियल बैंक जो है लोन दे रहा है, ठीक है, कोई छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन को, रीजनल रूरल बैंक्स को, जैसे यहाँ पे लिखा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे रहा है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को, अदर एजेंसीज कॉर्पोरेशन को, शॉर्टेज, ये सब फूड ग्रेन के लिए अगर वो फाइनेंस कर रहा है, ठीक है, और ये जो फिर बाद में फूड कॉर्पोरेशन, बाकी स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग जो है डायरेक्टली एग्रीकल्चर तक पहुँचा रहे, मतलब फार्मर तक पहुँचा रहे हैं, सो ये इसका रोल क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोऑपरेटिव बैंक, अब ये कोऑपरेटिव्स बैंक जो होते हैं ये इनिशियल इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था सो दैट हम एग्रीकल्चर्स फिनांस प्रोवाइड कर सके, बट उस चीज़ में जो है ये उतना जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर भी कोऑपरेटिव बैंक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर्स के डेवलपमेंट फिनांस क्रेडिट प्रोवाइड करने में। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड, यहाँ पे लिखा है रूरल क्रेडिट एट लोअर कॉस्ट पे जो है क्रेडिट प्रोवाइड करना। Cooperative banks provide the short term and long term through the credit society via land development bank. They have well established organized in shown at the chart. अब देख सकते हो ये कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर है। पहले स्टेट कोऑपरेटिव है, सेंट्रल कोऑपरेटिव है, प्राइमरी है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म, फिर उसके बाद स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक है, फिर प्राइमरी डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म क्रेडिट है। तो ये इस तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स ये कैसे रोल फंक्शन प्ले करता है। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली सब लोग क्या करते हैं, लोन्स का डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और जो है फंड्स जो है लेंडिंग करते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट जो होता है। अब जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स जो है एपेक्स बोल सकते हैं, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर का है, ये जो कोऑपरेटिव बैंक है सबसे एपेक्स है। दे लिंक बिटवीन दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड नबार्ड बैंक, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, और नबार्ड बैंक जो है ये लिंक कर देते हैं, क्योंकि नबार्ड बैंक का भी मेन एम क्या है, लोन्स क्रेडिट प्रोवाइड करना है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। तो ये दोनों मिल के जो है बेसिकली प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अगेन फंक्शन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है देखो,
अगर एक बैंक क्या करता है, एकदम लोअर लेवल तक नहीं रीच आउट कर सकता रीजनल लेवल तक, इसके लिए जो है हर बैंक अलग अलग लेवल पे, स्टेट लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अलग अलग लेवल पे जो है प्रोवाइड करता है बेसिकली। ठीक है, सो लिंक बिटवीन द प्राइमरी एंड स्टेट, और इसका काम क्या है कि जो प्राइमरी स्टेट है वो, और फिर उसके बाद जो स्टेट कोऑपरेटिव है, ठीक है, वो दोनों के बीच में क्या करना, स्टेट कोऑपरेटिव फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव, बेसिकली लिंक प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग प्राइमरी क्रेडिट का देखें तो प्राइमरी क्रेडिट बेसिकली ये इनका सपोर्ट से क्या करता है, वो डायरेक्टली मीडियम एंड शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, फार्मर्स को। तो इस तरीके से ग्राफ है, तो इस ग्राफ को इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझा होगा। अभी देखो हमने कौन कौन सा डिस्कस किया है, हमने जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे, वी हैड डिस्कस कॉमर्शियल, वी हैड डिस्कस कोऑपरेटिव, नाउ वी विल डिस्कस रीजनल। तो आपको ये समझ में आ गया। अब ये है लास्ट टॉपिक, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो है रीजनल रूरल क्रेडिट। तो अब ये रूरल रीजनल क्रेडिट क्या है, तो देखिए रीजनल बेसिकली जैसे अगर हम लोग बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग रीजन्स में जो है अलग अलग एक बैंक जो है स्थापित करना, स्टार्ट करना, इस्टेब्लिश करना। ठीक है, और वो जो बैंक होगा वो फाइनेंस और स्पॉन्सर्ड किया गया रहेगा कोई दूसरे बैंक के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये यहाँ पे हम लिखा है प्रथमा बैंक, अब ये बैंक को स्पॉन्सर्ड कितने किया है, सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर्ड किया है, क्या करने के लिए, रीजनल रूरल बैंक एक बेसिकली क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ क्रेडिट ही प्रोवाइड करता है, ये सेविंग भी एक्सेप्ट करता है स्मॉल अमाउंट में, कि भाई रूरल रीजनल वाले ज़्यादा नहीं सेविंग कर सकते हैं तो स्मॉल सेविंग करें, और उन्हीं सेविंग्स को मोबिलाइज करके वापस से क्रेडिट प्रोवाइड करना सेक्टर में। ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। सो यहाँ पे क्या है, रूरल रीजनल बैंक वाज सेटअप टू प्रोवाइड credit for agricultural and rural activities. All the rural agriculture बैंक ऑथोराइज, ये ऑथोराइज्ड होते हैं एंड सारे ट्रांजेक्शन्स नॉर्मल एज यूजुअल जैसे बैंक करता है। और ये रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग एक्ट का जो है 1949। फिर उसके बाद रूरल रीजनल बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1975 में हुआ था। रिकमेंडेशन किसका था, नरसिम्हा राव कमेटी का। द बैंक वेर ओरिजिनली बेस्ड ऑन रूरली ओरिएंटेड, बेसिकली रूरल एरियाज़ में रहता है, जो स्पॉन्सर्ड किया जाता है कोई शेड्यूल बैंक से या कॉमर्शियल बैंक के थ्रू। ठीक है, सम प्राइवेट बैंक ऑल्सो स्पॉन्सर्ड, बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, स्पॉन्सर्ड करते हैं ताकि वो बिजनेस एक्टिविटी, बैंकिंग और फाइनेंस बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो है रोल प्ले कर सके रीजनल लेवल पे, जिसमें क्या है कि लोग थोड़ा थोड़ा सेविंग करेंगे, उनका अकाउंट रहेगा, फिर वो पैसा जो आएगा बैंक के पास, उस बैंक को बैंक क्या करेगा, उस सेविंग्स को मोबिलाइज करके किसी को ज़रूरत है तो उसको लोन दे देगा, वहाँ से इंटरेस्ट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिसीव करेगा। सो बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज और बेसिकली विलेज एरियाज। एट प्रेजेंट दिस 56, आज के वक्त में जो है 56 RRB है, और ये बढ़ भी करेंगे अभी। और आई गेस पहला जो है स्टार्ट हुआ था रीजनल रूरल क्रेडिट का, ये आई गेस मुरादाबाद में फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। आप नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर उसके बाद गोरखपुर में भी स्टार्ट हुआ था, मैंने सर्च किया, मतलब मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो आई हैड सीन ऑलमोस्ट 6 बैंक। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया, बाद में धीरे धीरे बहुत फैलते गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल रीजनल बैंक इज़ टू डेवलप दी रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट करना, बेसिकली विलेज और बैकवर्ड एरियाज। टू एक्सटेंड द फिनांस टू फार्मर्स स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल, ठीक है, जो छोटे छोटे जो है उनको फार्मर्स है उनको प्रोवाइड करना है, विलेजेस, आर्टिशियंस, फिर उसके बाद स्मॉल इंटरप्राइजेस एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स। सो आई होप आपको समझा होगा कि एग्रीकल्चर, सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल फिनांस। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बाकी प्लेलिस्ट में चेक करते रहें, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं और अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।